हेलो फ्रेंड्स, एनके ऑनलाइन लर्निंग में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय गुप्ता और आप देख रहे हैं सी लैंग्वेज वीडियो सीरीज। डिस्कस करते हैं इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। तो इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर में आपको मैं बताऊंगा कि जो पहला कंप्यूटर वो कब मतलब जो ड्यूरेशन था, मतलब फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है द मार्क वन कंप्यूटर, जिसका ड्यूरेशन था 37 to 44। तो पहले इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। तो इस टाइप के जो कंप्यूटर थे वो बेसिकली बहुत ही लार्ज से साइज के अंदर, और आईबीएम और एकन एक पर्सन थे, उन दोनों के कोलैबोरेशन में ये डेवलप हुआ था। और ये बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन करने के केपेबल था, बट उसको करने के लिए जो टाइम यूज किया जाता था वो बहुत ज़्यादा था। सेकेंड है द एटनस ऑफ बैरी कंप्यूटर, ये उसका ड्यूरेशन लिखा हुआ है 1939 to 42। और इस तरह के जो कंप्यूटर्स थे उनकी कैपेबिलिटीज थी कि वो वैक्यूम ट्यूब्स को यूज करके अपना जो भी फंक्शन है वो किया करते थे। नेक्स्ट है द एनियक, ड्यूरेशन है 43 to 46। तो ये बेसिकली मिलिट्री रिक्वायरमेंट के लिए डेवलप किया गया था, और इसमें भी वैक्यूम ट्यूब्स को यूज़ किया जाता था, और इसका साइज भी बहुत ही बड़ा होता था। नेक्स्ट है द एडवेक, ड्यूरेशन इज 46 to 52। इस तरह के जो कंप्यूटर थे उनकी जो स्पेशलिटी थी वो थी स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर। मतलब एक बार के लिए जो इंस्ट्रक्शंस आपने कंप्यूटर में लोड कर दिए, तो इंस्ट्रक्शन का जो फ्लो होता है वो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर मैनेज करता था। तो इस कंप्यूटर के बाद जो डिजिटल कंप्यूटर लेटेस्ट आज के टाइम पे हम यूज़ करते हैं उनकी बिगिनिंग हुई थी, जिसमें स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर का कंसेप्ट अवेलेबल था। एडवेक के साथ ही जो नेक्स्ट कंप्यूटर जनरेट हुआ था वो है एडसेक, जो कि 1947 से 49 का ड्यूरेशन है। जो पहला कंप्यूटर लॉन्च हुआ था वो 49 में हुआ था, और वो जो बेसिक एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है उसको बहुत ही फास्ट फॉर्म में कैलकुलेट करने की कैपेबिलिटी रखता था। नेक्स्ट इज यूनिवैक, जो कि यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है। इसमें से वन रिमूव कर देते हैं। सो ये मतलब बहुत लंबे ड्यूरेशन तक यूज में आने वाला कंप्यूटर था, जो कि बिजनेस पर्पस के लिए भी यूज किया जाता था। तो इस तरीके से मैंने आपको एक एक करके इनका जो टिपिकल यूज था वो बताया। तो ये बेसिकली इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर है कि किस ड्यूरेशन में किस टाइप के कंप्यूटर्स आए और कौन सी टेक्नोलॉजी को वो यूज किया करते थे। डिस्कस करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि चैप्टर 1 में है, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। वॉन न्यूमैन बेसिकली एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये आर्किटेक्चर डेवलप किया था, इसलिए इस आर्किटेक्चर का जो नेम है वो इनके नाम पर पड़ा। और इंटरचेंजेबली हम इस आर्किटेक्चर को स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर भी बोलते हैं। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है किस किस ईयर में आरटीयू में क्वेश्चन पूछा गया। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। और क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि एक्सप्लेन वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। डायग्राम आपके सामने लिखा हुआ है, जिसमें बेसिकली कंप्यूटर की जो बेसिक फंक्शनिंग होती है उसको आपको एक्सप्लेन करना होता है। तो स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर मतलब एक ऐसा आर्किटेक्चर जिसमें जो सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करते हैं वो स्टोर्ड रहते हैं हमेशा के लिए। मतलब जो इंस्ट्रक्शंस आप फीड करते हैं वो भी स्टोर्ड रहते हैं, प्लस कैलकुलेशन के बाद जो रिजल्ट आता है वो भी आप स्टोर कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले पार्ट पे लिखा हुआ है मेमोरी। मेमोरी का मतलब है यहाँ पर रैम। रैम के बारे में आपने सुना होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि टेम्परेरीली इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करने का काम करती है। तो जब भी आप कंप्यूटर सिस्टम को रन करते हैं, तो जब कंप्यूटर सिस्टम जैसे ही ऑन होता है, तो आपकी जो सेकेंडरी मेमोरी होती है जो कि हार्ड डिस्क है, उससे जो रिक्वायर्ड इंस्ट्रक्शंस है वो कहाँ पे लोड होते हैं? मेमोरी, मतलब रैम के अंदर। ठीक है। मेमोरी में जैसे ही इंस्ट्रक्शंस लोड होते हैं तो एक चिप होती है जिसको हम बोलते हैं प्रोसेसर, जो कि उन इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करने का काम करती है। अब वो जो चिप होती है उसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट इज कंट्रोल यूनिट एंड सेकंड इज अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, और इसको बेसिकली हम बोलते हैं सीपीयू। तो अब ये दोनों चिप, मेमोरी और सीपीयू, मिलकर काम करती हैं। कंट्रोल यूनिट जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है उसको कंट्रोल करने का काम करता है, जबकि एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, जो जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं या कैलकुलेशंस होती है उनको परफॉर्म करने का काम करता है।
साथ ही अगर कोई भी इनपुट आपको प्रोवाइड करना है तो वो दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ अवेलेबल होगा, और कोई भी रिजल्ट आपको एज एन आउटपुट शो करना है तो वो भी मेमोरी और प्रोसेसिंग की हेल्प से आपकी आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। तो कैलकुलेशन का सारा काम प्रोसेसर करता है और टेम्परेरी डेटा स्टोर या इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने का काम मेमोरी करती है। तो आपको एग्जाम के अंदर वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर या स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर का पहले थोड़ा सा थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन लिखना है कि किसने डेवलप किया, बेसिकली इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। फिर उसके बाद आप ये डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम के अंदर जो भी कंपोनेंट्स हमने बेसिकली यूज किए हैं उनको थ्योरेटिकली आप एक्सप्लेन करेंगे। तो आपका जो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर या फिर स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर का जो पूरा आंसर है वो प्रिपेयर हो जाएगा। कंप्यूटर जनरेशंस की, तो कंप्यूटर की टोटल 5 जनरेशंस हैं, जिसमें से पहला फर्स्ट जनरेशन अभी हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जनरेशन का जो ड्यूरेशन था वो 1942 से 56 है। अब आप इसको फिक्स नहीं कर सकते, टेंटेटिव है। कुछ बुक्स में आपको ये मिलेगा 42 टू 56, कुछ बुक्स में आपको हो सकता है कि जो ईयर्स का ड्यूरेशन है वो कुछ और मिले, तो उससे इतना इम्पैक्ट नहीं है, बट ओवरऑल जो ड्यूरेशन है वो इसके आसपास ही होगा। एंड जो टेक्नोलॉजी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में हम यूज़ करते थे वो है वैक्यूम ट्यूब्स, और एनईएक एसडेक टाइप के जो कंप्यूटर्स हैं वो बेसिकली इस जनरेशन को बिलोंग करते थे, तो वो वैक्यूम ट्यूब्स को यूज़ करते थे। अब हम बात करते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में आपको अवेलेबल होती है। तो बेसिकली ये फास्ट कैलकुलेटिंग डिवाइसेस थे अपने खुद के टाइम के, मतलब आज के टाइम के नहीं। ये जब ड्यूरेशन था उस ड्यूरेशन के टाइम पर अपने आप में बहुत ही जल्दी कैलकुलेशंस को परफॉर्म करते थे। देन इनका साइज बहुत ज़्यादा होता था, तो इनके लिए बहुत ज़्यादा स्पेस या बड़े रूम्स की रिक्वायरमेंट होती थी। थाउजेंड्स ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स आर यूज्ड, तो सिस्टम के अंदर बहुत सारे वैक्यूम ट्यूब्स को यूज़ करते थे ताकि वो कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकें। देन हाई पावर कंजम्पशन था, क्योंकि साइज बड़ा था, मशीन्स बहुत बड़ी बड़ी थी, तो पावर कंजम्पशन बहुत ज़्यादा था। एसी की रिक्वायरमेंट थी, कंटिन्यूस मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी मशीनें थी तो उनको मेंटेन करने की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती थी, और मेंटेन करना भी डिफिकल्ट होता था क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी मशीनें थी। तो अगर मशीन में कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें उसको आइडेंटिफाई करना था कि किस पर्टिकुलर पार्ट में क्या एरर आई है। तो पहले तो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, देन उसको रिजॉल्व करना, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता था। तो बेसिकली फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स अपने टाइम के बहुत ही फास्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस थे, और इनके कुछ बेनिफिट भी थे तो ड्रॉबैक भी थे। उन ड्रॉबैक को दूर करने के लिए फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर को इम्प्रोवाइज किया गया, और जो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर है वो एग्जिस्टेंस में आए। तो अब इसके बाद ही हम उसको भी डिस्कस करेंगे। तो आफ्टर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर अब हम बात करेंगे सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स की। तो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का ड्यूरेशन यहाँ लिखा हुआ है। तो एज पर फर्स्ट जनरेशन एक्सप्लेनेशन वहाँ भी मैंने बोला था कि ये टेंटेटिव है, तो ये भी टेंटेटिव हो सकता है, मतलब इसमें किसी बुक में आपको जो रेंज है वो कुछ और मिलेगा, किसी बुक में रेंज डिफरेंट हो सकता है। और जो टेक्नोलॉजी सेकेंड जनरेशन में यूज़ की जाती थी वो है ट्रांजिस्टर्स। तो फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ करते थे और सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स यूज़ करते थे। देन अगर हम कंपेयर करें सेकेंड जनरेशन को फर्स्ट जनरेशन से, तो 10 टाइम्स फास्टर थे, साइज बहुत ही कम था एज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन, पावर कंजम्पशन लेस था एज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन। तो आप देख सकते हैं कि जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो फर्स्ट जनरेशन से कंपेयर की गई है ताकि हम सेकेंड जनरेशन के बेनिफिट्स को देख पाए, और जो सेकेंड जनरेशन के ड्रॉबैक्स हैं वो फर्दर फिर थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के बेनिफिट्स बन जाएंगे। Then they had faster and larger storage as compared to first generation computers. And last है commercial production was difficult. तो कोई भी कंप्यूटर जो सेकेंड जनरेशन का था उसको डिज़ाइन या इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स को मैनेज करना था, तो उसकी वजह से उसका साइज काफ़ी लार्ज था। तो कमर्शियल प्रोडक्शन मतलब बिजनेस के अंदर उन कंप्यूटर्स को यूज़ करना बहुत डिफिकल्ट था। तो इसलिए ये जो लास्ट पॉइंट है वो बोल रहा है कि सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स का जो प्रोडक्शन है वो कमर्शियली अवेलेबल नहीं था, वो साइंटिफिकली, मतलब जो साइंटिस्ट थे रिसर्च करने के लिए वो ही उनको यूज़ करते थे। बात करते हैं फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स की। तो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स बेसिकली 1975 से लेकर आज तक यूज़ किए जाते हैं।
और इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं वो है माइक्रो प्रोसेसर, जो कि बहुत ही छोटी चिप होती है जो प्रोसेसर का काम भी करती है और जो मेमोरी को स्टोर करने का भी काम करती है। तो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर को कंपेयर करें थर्ड जनरेशन कंप्यूटर से तो बहुत ही सस्ते और इनका साइज बहुत छोटा होता है, लेस पावर कंज्यूम करते हैं, बहुत ज़्यादा रिलायबल हैं, टोटली जनरल पर्पस, मतलब आप अपने बिजनेस के लिए इनको प्रॉपरली यूज़ कर सकते हैं और हम करते भी हैं। एंड लार्जर एंड फास्टर स्टोरेज, GUI इनेबल्ड। GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो आपने देखा होगा कि हम कंप्यूटर्स के साथ माउस को भी यूज कर सकते हैं और जो यूजर इंटरफेस होता है वो ग्राफिकल ओरिएंटेड ज़्यादा होता है, मतलब आपको टच की फैसिलिटी अवेलेबल होती है, आप माउस से क्लिक करके अपनी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो इससे बेनिफिट क्या हुआ कि आपको कमांड्स याद करने की जरूरत नहीं है, आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए या तो टच स्क्रीन यूज कर सकते हैं या फिर माउस को यूज कर सकते हैं। एंड लास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूज ऑफ नेटवर्क। तो जब फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर को यूज किया जाता था या आज यूज किया जाता है तो आप देखते होंगे कि आप अपने कंप्यूटर को किसी भी नेटवर्क से कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो लोकल एरिया नेटवर्क हो या फिर वाइड एरिया नेटवर्क जो कि इंटरनेट के कॉरस्पॉन्डिंग यूज किया जाता है। तो उससे फायदा क्या होता है कि आप अपनी डिटेल्स को किसी दूसरे पर्सन के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो ये जितनी भी बेनिफिट्स थे वो सब फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आपको प्रोवाइड करते हैं। और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो वो स्टिल डेवलपमेंट में है, मतलब पूरी तरीके से वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है यूज़ होने के लिए। बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स मार्केट में अवेलेबल है और वो टोटली डिपेंडेंट होता है AI पर। AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आपने रोबोट्स का नाम सुना होगा कि बहुत सारे रेस्टोरेंट्स के अंदर ह्यूमन बींग्स को रिप्लेस करके रोबोट्स को यूज़ किया जाता है जो कि ह्यूमन बीइंग की तरह ही काम करते हैं। तो वो बेसिकली फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर की कैटेगरी में आते हैं जिसको कंट्रोल करने के लिए आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करते हैं। तो इनकी जो कैलकुलेशन पावर होती है वो बहुत ही फास्ट होती है और इनका जो सॉफ्टवेयर है वो कुछ इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि वो उन इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पर कुछ जो सजेशंस होते हैं, जैसे ह्यूमन ब्रेन क्या करता है, ह्यूमन ब्रेन सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने जो रिजल्ट्स हैं उनको जनरेट करता है। तो सिमिलरली आपने रोबोट के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस फीड किए हैं अगर वो उनको एनालाइज करे रियल टाइम सिचुएशन के अकॉर्डिंग और उसके अकॉर्डिंग कोई रिजल्ट ले पाए तो वो परफॉर्म करता है। बट ऐसा 100% नहीं हो सकता क्योंकि जो सिचुएशंस या जो इंस्ट्रक्शंस आपने उस कंप्यूटर में फीड किए हैं वो उन्हीं के अकॉर्डिंग रिजल्ट निकाल सकता है। वो कोई नई सिचुएशन आई तो नई सिचुएशन के अकॉर्डिंग नए इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस नहीं कर सकता। तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, आपको अपने रोबोट को अपग्रेड करना पड़ेगा, नए इंस्ट्रक्शंस उसमें फीड करने पड़ेंगे। अब अगर रोबोट ह्यूमन ब्रेन की तरह काम करने लगे कि वो रियल टाइम सिचुएशन को एनालाइज भी कर ले जो कि उसको एज एन इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड नहीं की गई है, तो फिर ह्यूमन बीइंग्स को वो टोटली रिप्लेस कर लेगा और फिर ह्यूमंस का जो एग्जिस्टेंस है वो भी खतरे में आ सकता है। तो इसीलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ही बड़ा टॉपिक है डिस्कशन का कि उसको रियल टाइम में यूज किया जाना चाहिए या नहीं, क्योंकि उससे फायदा है तो नुकसान भी है। तो बेसिकली ये टोटल 5 जनरेशंस होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो करंटली हम फोर्थ और फिफ्थ के बीच में है कि हम फोर्थ जनरेशन भी यूज करते हैं और फिफ्थ भी यूज करते हैं। तो ना तो फोर्थ जनरेशन कंप्लीटली फिनिश हुआ है और ना ही फिफ्थ जनरेशन कंप्लीटली स्टैब्लिश्ड हुआ है। ठीक है।